ओके, अब हमारे पास है 4.6 एक्सरसाइज। ठीक है, यहाँ पर हम इन्वर्स मैट्रिक्स का यूज करेंगे। इन्वर्स मैट्रिक्स का कैसे यूज करेंगे, हम पहले बात कर चुके हैं इसके अंदर कि जब मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट करने लग रहे थे तब हमने बताया था कि ये सारे का सारा लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का एक ऑल्टरनेट मेथड है। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन हमारे पास 2 वेरिएबल में भी हो सकती है, 3 वेरिएबल में भी हो सकती है, 4 वेरिएबल में भी हो सकती है। अब बात आती है हमारे पास एक वैलिड लीनियर इक्वेशन क्या होती है। अगर एक लीनियर इक्वेशन में 3 वेरिएबल हैं तो 3 इक्वेशन होंगी, अगर 2 वेरिएबल हैं तो 2 इक्वेशन होंगी। ओके, 4 वेरिएबल है तो 4 इक्वेशन होंगे, ये याद रखना है। ठीक है ना, तभी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं बाय मैट्रिक्स मेथड। ओके, इसको हम मैट्रिक्स मेथड भी कहते हैं। तो यहां मैं स्टार्ट कर रहा हूं सबसे पहले 3x3 मैट्रिक्स से। 3x3 मतलब 3 वेरिएबल होंगे और 3 इक्वेशंस चलेंगी। तो मैंने 3 लीनियर इक्वेशन ले रखी हैं जिसमें a1 b1 c1 कोफिशिएंट है, a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये सारे कोफिशिएंट है किसके, x y z के, d1 d2 d3 कांस्टेंट है। तो पहली जो इक्वेशन है वो a1x plus b1y plus c1z इक्वल टू d1 है। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास a2x plus b2y plus c2z इक्वल टू d2, a3x plus b3y plus c3z इक्वल टू d3। ये 3 लीनियर इक्वेशन है। अब बात आती है कि इसको हम मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करें। देखो, मैट्रिक्स मेथड में सॉल्व करने के लिए पहले सारी इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लाना पड़ेगा। ये जो हमेशा इक्वेशंस होती है, कोई भी लीनियर इक्वेशन हो, इसमें 3 टर्म होती है, कोफिशिएंट, वेरिएबल और कांस्टेंट। तो मैट्रिक्स में 3 बनेंगी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, वेरिएबल मैट्रिक्स और कांस्टेंट मैट्रिक्स। ओके, कोफिशिएंट मैट्रिक्स को A से डिनोट करेंगे, वेरिएबल मैट्रिक्स को कैपिटल X से डिनोट करेंगे, कांस्टेंट मैट्रिक्स को हम B से डिनोट करेंगे। ठीक है, ओके। तो जैसे कोफिशिएंट फॉर्म में है वैसे ही मैंने उसकी मैट्रिक्स बना दी। जितने भी इसके कोफिशिएंट थे सभी के कोफिशिएंट लेके एक मैट्रिक्स बना दी जिसको A का नाम दिया। A is the coefficient matrix of all these equations. Okay? अब सभी में वेरिएबल 3 चल रहे हैं x, y, z। अब बोलोगे सर मैंने x, y, z रो वाइज कॉलम वाइज में क्यों लिखे? याद रखना, अगर कोफिशिएंट रो वाइज में लिखे जा रहे हैं तो वेरिएबल कॉलम वाइज में लिखा जाएगा, क्योंकि जब दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीपल किया जाता है तो एक की रो दूसरे की कॉलम ली जाती है। तो अगर मैं एक को रो में लिख रहा हूं तो दूसरे कॉलम में लिखा जाएगा, कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। अब बोलोगे सर ये वैलिड है नहीं है, यकीन ना आए तो आप मल्टीपल करके देख लो कि अगर मैं एक को x से मल्टीपल करूं और b के इक्वल रखूं, क्योंकि कोफिशिएंट को वेरिएबल से मल्टीपल करने पर इक्वल टू कांस्टेंट रखना है, तब जाके लीनियर इक्वेशन बनेगी ना। कोफिशिएंट को वेरिएबल से मल्टीपल करो, कोफिशिएंट को वेरिएबल से मल्टीपल करके इक्वल टू कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो मैंने क्या करी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स ली, वेरिएबल मैट्रिक्स ली और कांस्टेंट मैट्रिक्स ली। अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीपल करूं तो मुझे वापस वही मिलेगा। देख लो, इसकी रो को इसको कॉलम से मल्टीपल करो, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, तो पहली इक्वेशन मिल जाएगी। फिर इसको इससे करूंगा तो दूसरी इक्वेशन, और थर्ड वाले को थर्ड से करूंगा तो थर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये इन इक्वेशंस की मैट्रिक नोटेशन ये होगी, जिसका सिंप्लीफाइड वर्जन ये बनेगा। इन शॉर्ट टर्म लीनियर इक्वेशन, मैट्रिक्स वर्जन और ये हमारे पास सिंपल वर्जन। ठीक है, ओके। अब मुझे मालूम है तो a इधर रखूंगा, x रखूंगा और b ये रखूंगा, तो ऑटोमेटिकली उनको मल्टीपल करने के बाद वापस मिल जाएगा। क्लियर है? अब मुझे मेथड निकालना है, ax भी तो पता चल गया है, तो वापस रखूंगा तो मेरे पास तो कुछ मिलेगा नहीं, वापस वही इक्वेशन है। सॉल्व कैसे किया जाए? अगर मैं इसको सिंपल इक्वेशन को उठाता हूं ax b और इसको प्री मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स करूं तो क्या आएगा, a इनवर्स इनटू में a इनटू में x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू में b। a इनवर्स a क्या हो जाएगा, i x एज इट इज a इनवर्स b, i इनटू x क्या हो x,
तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b। याद रखना ये तब पॉसिबल है जब ये नॉन सिंगुलर हो। क्या हो? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, तभी ये पॉसिबल है। हम इसके एक्स्ट्रा वर्जन भी करेंगे, ठीक है। पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसके बेसिस पे और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे इसको। तो ये याद रखना है हमें, कभी भी कोई भी इक्वेशंस अगर इनकी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो x की वैल्यू ऐसे निकाली जाएगी। ओके, चलो देखते हैं। आपको याद होगा अगर मैं इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व ना करता और इसमें हमेशा क्या होता है, सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड, मतलब हमें फाइंड करना है इधर x, y और z की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। किसकी वैल्यू निकालनी है? x, y, z की वैल्यू निकालनी है। अब x, y, z के लिए क्या, पहले इन दोनों से इक्वेशन को सॉल्व करते थे, फिर एक 2/2 की इक्वेशन मिलती थी, फिर इन दोनों को सॉल्व करें तो एक और इक्वेशन मिलती थी, फिर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो x और y की वैल्यू मिलती थी। x और y की वैल्यू इसके अंदर पुट करोगे तो z की वैल्यू मिलती थी। वो तो लीनियर इक्वेशन मेथड हो गया। अब मुझे मैट्रिक्स मेथड यूज करना होगा। मैट्रिक्स मेथड के लिए ये परफॉर्मर यूज करना होगा। कैसे करेंगे? पहले इन मैट्रिक्स की और पहले इन लीनियर इक्वेशन की मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं। तो पहला बनेगा A which is कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, तो 3 -2 3 2 1 -1 4 -3 and 2, ठीक है। ये मेरे पास आ गई कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ये मेरे पास वेरिएबल मैट्रिक्स x y z। अब मुझे चाहिए कांस्टेंट मैट्रिक्स, दैट इज b 8 1 and 4। ओके, आगे सॉल्व करने से पहले मुझे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट निकालो, क्योंकि आगे कंस्टेंट करने के लिए मुझे मालूम है कि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब नॉन सिंगुलर होना चाहिए। अगर सिंगुलर आया तो ऐसे नहीं करेंगे। वो कैसे करेंगे वो आगे की डिस्कशन करेंगे। पहले याद रखना, पहले सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना है। तो अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूं इसका तो क्या आएगा 3, ये रो और कॉलम छोड़ेंगे तो इसको से मल्टीपल 2, -3 को -1 से करेंगे तो 3 आएगा, पर फॉर्मूले का माइनस रहेगा, फिर माइनस और ये माइनस का 2 है तो प्लस का 2, इसकी रो और इसकी कॉलम को छोड़ेंगे 2 2 जा 4, 4 बन जा 4 -4 दैट इज +4 हो जाएगा। ये 3, इसकी रो कॉलम को छोड़ेंगे तो माइनस का 6 और माइनस का 4, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का 3 8 और 16 और ये माइनस का 30, ठीक है। तो कितना आएगा मेरे पास ये 13 और ये आ जाएगा मेरे पास माइनस का 17, ठीक है। तो -17 है विच इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज नॉन सिंगुलर आ गया। याद रखना आगे कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बनना पड़ेगा। जैसे ही वो नॉन सिंगुलर आएगा तब आगे हम सॉल्व करेंगे। तो मुझे मालूम है कि अगर मुझे x y z की वैल्यू निकालनी, मतलब x की वैल्यू निकालनी है, तो मेरे पास आइडेंटिटी फॉर्मूला क्या लगेगा a इनवर्स इनटू में d, ये यूज होगा। अब मुझे चाहिए कि x तो मुझे मालूम है ये रहा, b मुझे पता है ये रहा, अब मुझे a इनवर्स निकालना होगा, मतलब इस मैट्रिक्स का इनवर्स। नाउ तो इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे हम, और a इनवर्स निकालने के लिए A इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा 1 बाय डिटर्मिनेंट A एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट तो पता है, मुझे सिर्फ एडजॉइंट चाहिए। तो एडजॉइंट के लिए मुझे कोफैक्टर चाहिए होगा, और कोफैक्टर की मैट्रिक्स बना के वो एडजॉइंट मैट्रिक्स बन जाएगी। तो क्या बनेगा हमारे पास, पहले C11 निकालो। C11 की वैल्यू मतलब कॉलम 1 रो 1 और कॉलम 1 को छोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास M11 के इक्वल होगा C11, तो मेरे पास कितना आ जाएगा माइनस का 3, सॉरी माइनस का 1 आएगा। फिर मेरे पास C12 मतलब फर्स्ट और सेकंड कॉलम को इग्नोर करोगे तो 4 - 4 तो +4 दैट इज माइनस का M12 हो जाएगा, माइनस का 8 आएगा। फिर है C13
C13 मतलब हमारे पास आ जाएगा ये M13, इवन है तो प्लस जो साइन है वही रहेगा, तो माइनस का 6 माइनस का 4 माइनस का 10, ओके। C21 दैट इज माइनस का M21, वो मेरे पास क्या है 21। सेकेंड ड्रॉ फर्स्ट कॉलम, सेकेंड ड्रॉ फर्स्ट कॉलम मतलब माइनस का 4 और माइनस का 4 और माइनस का 9 प्लस का 9, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5 और वो भी माइनस का 5। C22, C22 करोगे सेकेंड ड्रॉ सेकेंड कॉलम 6 और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 12, तो माइनस का 6। C23 हमारे पास सेकेंड और थर्ड कॉलम, तो ये जो माइनस का 9 और माइनस का 8 प्लस 8, तो ये आ जाएगा माइनस का 1, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का 1। अब चाहिए मेरे पास C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 दैट इज माइनस का 1 आ जाएगा। C32 मतलब माइनस का M32 दैट इज 32 निकालो थर्ड रो सेकंड कॉलम, माइनस का 3 माइनस का 6 माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9, तो ये प्लस का 9 हो जाएगा। C33 M33 की वैल्यू के इक्वल होगी, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 माइनस का 1, तो ये तो कोफैक्टर हो गए हमारे पास, ठीक है। अब इस कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाएंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है हमारे पास C11 मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स की ट्रांसपोज, तो C11 C12 C13 लिखने के बजाय C11 C12 C13 लिख देंगे, डायरेक्ट कोफैक्टर की ट्रांसपोज कर देंगे। सो ये जो एलिमेंट जिस फॉर्म में मैं एज इट इज रख दूंगा, -1 -8 -10 -5 -6 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 9 और माइनस का 1, ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट, ठीक है। -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 प्लस 9 और प्लस का 7 प्लस 7 3 3 3 2 to 4, सॉरी ये 7 आएगा, ठीक है, ये 7 आएगा। तो तुम्हारे पास आ गया ए इनवर्स पता चल गया, एडजॉइंट पता चल गया, तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी, देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय माइनस का 17 और एडजॉइंट क्या है माइनस का 1 माइनस का 8 माइनस का 10 -5 -6 प्लस 1 -1 9 और प्लस का 7, ये तुम्हारे पास आ गया ए इनवर्स मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। अब मुझे निकालने एक्स वाई जेड की वैल्यू। अब ए इनवर्स मेरे पास आ चुका है, बस तुम्हें इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देना है, ओके। तो कैसे करेंगे हम, चलो देखो, तो हमारे पास क्या है नाउ, अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो a इनवर्स इंटू में b, a इनवर्स की वैल्यू है -1 बाय 17 इंटू में -1 -8 -10 -5 -6 प्लस 1 -1 9 एंड 7 और b की वैल्यू, b क्या है हमारे पास 8 1 4, ओके। बस इसको मल्टीपल कर देना, हमें मालूम है 3/3 की है और ये मेरे पास 3 into 1 की है, तो ये से कैंसिल आउट होगा, 3 into 1 क्या है 3 रो 1 कॉलम,
ठीक है, नया ऑर्डर क्या मिलेगा, 3/1 का मिलेगा, मतलब 3 रो चलेंगे 1 कॉलम, तो 3 रो 1 कॉलम, बस ये चीज चलेगी। 3 एलिमेंट आएंगे इधर इधर इधर, मतलब ये वाला एलिमेंट, ये वाला और ये वाला। ओके, तो इस वाले के लिए मिलेगा ना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा -8 -5 -4, कितना माइनस का 17। इस वाले को इसे करेंगे तो क्या जाएगा माइनस का 64 माइनस का 6 और प्लस का 36, तो कितना आएगा हमारे पास 36 30 34 आएगा, माइनस का 34 और इस वाले को इसे करेंगे तो माइनस का 80 प्लस का 1 और ये 28, ठीक है। तो कितना आएगा हमारे पास 51, वो भी माइनस का 51, तो कितना आ जाएगा 1 2 3, इसको इससे डिवाइड, इसको इससे डिवाइड, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 2 3 आ जाएगा। यहाँ क्या चल रहा है x, ये है x y z, तो therefore x इक्वल टू आ जाएगा 1, y इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3, तो ये तुम्हारे पास x y z की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले क्या करोगे, इन तीनों इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे, डिटर्मिनेंट निकालोगे जो कि नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए, फिर उसके बाद x इज इक्वल टू a इनवर्स b, यानी इक्वेशन लिखोगे, x पता है b पता है, a इनवर्स नहीं पता, a इनवर्स निकालोगे जिसमें डिटर्मिनेंट चाहिए वो निकाल चुके होगे, एडजॉइंट चाहिए होगा, एडजॉइंट मतलब कोफैक्टरी ट्रांसपोज मैट्रिक्स जैसे कि वो लिख रखी है, बस a इनवर्स जैसा है वो इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है, a इनवर्स की वैल्यू और b की वैल्यू दोनों को आपस में मल्टीपल करो और जो बाहर वैल्यू है उसको फिर आपस में डिवाइड कर दो और कंपेयर करके x y z की वैल्यू निकाल देना। ओके, अब आते हैं कि सर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो क्या करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो क्या करेंगे। हमें मालूम है कि सपोज करो 3/3 का एग्जांपल लेके चलते हैं। 3 इक्वेशन है, या तो तीनों इक्वेशन आपस में इंटरसेक्ट करेगी, तीनों इक्वेशन आपस में नहीं, तीनों लाइन की इक्वेशन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, जिसे हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ओके, या तीनों आपस में कोइंसाइड करेगी, कोइंसाइड करेंगे, तो हम यहां पर कहते हैं ये तीनों इंटरसेक्ट हो रही है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा जिसको हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होगा इसका। और यहां पर क्या हो रहा है, कोइंसाइड कर रहे हैं, जब कोइंसाइड करे तो हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अगर तीनों लाइन पैरेलल आ जाए या आपस में इंटरसेक्ट ही ना हो तीनों की तीनों लाइनें, तो ये पैरेलल आ जाएंगी। पैरेलल का मतलब क्या होगा, नो सॉल्यूशन, कहीं पर भी वो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही। जब इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही तो कोई भी कॉमन पॉइंट आएगा नहीं, कॉमन पॉइंट नहीं आएगा तो उसका मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अब ये तो हमने ग्राफिकली देख लिया, ये हमने ग्राफिकली तो देख लिया कि इसको इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, इसको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन को बोलेंगे, इसको नो सॉल्यूशन बोलेंगे। अब भाई मैट्रिक्स मेथड कैसे पता करेंगे कि कौन सी, बिना ड्रॉ करे तो मैं कैसे पता चलेगा। अब देखो, यूनिक सॉल्यूशन के अंदर हमेशा डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगी, मतलब नॉन सिंगुलर होगी। ठीक है, ये याद रखना है, इधर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगी। इन दोनों के केस में
यहाँ पर भी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आएगा, यहाँ पर भी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आएगा, मतलब ये भी सिंगुलर होगा और ये भी सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। अब दोनों में कंपेयर कैसे करें कि भैया कौन सा, क्योंकि जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए तो कैसे पता करेंगे कि वो लाइन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, मतलब कोइंसाइड कर रही है या पैरेलल है। तो उसके लिए आगे हमें एक और करना पड़ेगा, इसमें एक और चीज आगे इसके आगे एक और सॉल्यूशन करना पड़ेगा, जिसे कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में बी, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में बी। ठीक है, ये डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 दैट इज सिंगुलर है। एडजॉइंट ऑफ ए की मैट्रिक्स अगर मैं बी मैट्रिक्स से मल्टीपल करूं और वो भी 0 आ जाए, क्या आ जाए, वो भी 0 आ जाए, तो इसका मतलब ये क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। ठीक है, और ये 0 के इक्वल नहीं आएगा, ये इक्वल के 0 के इक्वल नहीं आएगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये दोनों हमारे पास कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होते हैं और ये मेरे पास अकेला इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, ये याद रखना, ये दोनों हमारे पास कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, वो अकेला मेरे पास नॉन कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। इसके अंदर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, डायरेक्ट बोल दोगे यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। इसके अंदर क्या अगर डिटर्मिनेंट 0 इक्वल टू 0 आ रहा है तो तुम्हें एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी भी निकालना पड़ेगा, वो चेक करना पड़ेगा। अगर वो भी 0 आ जाए तो समझ जाना वो क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। तो ये दोनों केस हमारे पास कंसिस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन पॉसिबल है, या तो एक आएगा या तो इनफाइनाइट आएगा। इसके अंदर सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, इसलिए वो क्या रहेगा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, थोड़ा ढंग से देख के चलना। तो इसमें पहला केस तो करा दिया है, आगे के जो दोनों केस है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं बनता, सिर्फ एक नंबर में पूछा जाता है कि कौन सा हमारे पास कंसिस्टेंट है, कौन सा इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। क्लियर है, पक्का, ओके। जैसे तुम्हारी एक्सरसाइज में हमारे पास शुरू के पहले से लेकर 6 क्वेश्चन में सिर्फ कंसिस्टेंसी चेक करनी है, तो मतलब तुम्हें पहले डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। अगर इक्वल टू 0 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो सीधा बोल दो कंसिस्टेंट। अगर मेरे पास डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ रहा है और एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी भी 0 है, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 और एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो नो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलेंगे। तो शुरू के 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन में भी यही करना है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है, ओके। 7 से लेकर आगे तक के सारे क्वेश्चन में जो अभी क्वेश्चन एग्जांपल करा था उसी टाइप से सारे क्वेश्चंस को करना है। तो प्लीज अच्छी तरह से ट्राई करें और डाउट निकालें। तो पहले उसके एग्जांपल्स करना, फिर एक्सरसाइज करना, ओके।